अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अर्मिला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, नए दिन का आगाज़ कर चुके हैं। आज बहुत बरकत भरा और बहुत खूबसूरत दिन है। हमें महसूस भी हो रहा है कुछ, शायद अंदर से खुशी। आज से मनासिक हज का आगाज़ हो रहा है। दुनिया भर से सऊदी अरब में आज़मीन हज की आमद मुकम्मल हो चुकी है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक से 8.5 लाख गैर मुल्की आज़मीन और 1.5 लाख मकामी आज़मीन शामिल हैं। वो हज की सादत हासिल कर रहे हैं। हुकाम का ये कहना है कि इस दौरान मस्जिदुल हराम को दिन में 10 बार जरासीम कुश महलूल से धोया जाएगा। सऊदी अरब ने 45 साल से कम उम्र की जो ख़वातीन हैं उनको भी बग़ैर महरम के हज की इजाज़त दे दी है। उधर रोयत से हट के और रिवायत से हट के इस साल हम अगर बात करें तो रवा साल ग़िलाफ़ काबा 9 ज़िलहज के बजाय 1 मुहर्रमुल हराम को तब्दील किया जाएगा। हरमैन शरीफैन के उमूर के निगरान इदारे के मुताबिक रवा साल जो आज़मीन हज हैं उनकी बड़ी तादाद के पेश नज़र ये जो ग़िलाफ़ काबा को तब्दील करना है 9 ज़िलहज के बजाय, उसे 1 मुहर्रमुल हराम को तब्दील किया जाएगा। दूसरी जानिब हज सिक्योरिटी के जो कमांडर हैं उन्होंने कहा है कि हज के दौरान नज़्म व ज़ब्त को यकीनी बनाने और किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं उन्होंने खुसूसी हिसार भी कायम किया है। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और मस्जिद हराम में दुनिया का सबसे बड़ा एयर कंडीशन सिस्टम भी नस्ब कर दिया गया है। एयर कंडीशन सिस्टम की गुंजाइश 1,59,000 टन है और इसे दुनिया के सबसे बड़े कूलिंग सिस्टम्स में शुमार किया जाता है। एयर कंडीशन से मस्जिद हराम में जो फैलने वाली हवा है हर तरह के जरासीम से उनको 100% उनसे पाक होती है और सिस्टम को 2 अहम स्टेशन के ज़रिए तवानाई पंप की जाती है। और आज से इस बाबरकत जो कहने दिन का आगाज़ हुआ है मनासिक हज के हवाले से हमने आपको बताया। अल्लाह ताला जो तमाम लोग इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं उनको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और जो ये फरीज़ा सर अंजाम देने जा रहे हैं अल्लाह ताला उसमें बरकत दे, सबको इसका अज्र व सवाब भी बिल्कुल। और हर जानिब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएँ हैं। दिल को बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा रूहानी एहसास होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कुर्बत का। और वो लोग जो अल्लाह के हुजूर बनफ़्स नफ़ीस हाज़िर नहीं हो सकते वो अपने घर पे रह के इस तकबीर का एहतमाम करें। और जो हाज़िर हो चुके या होने वाले हैं अगर हमें देख रहे हैं तो हमारी आपसे इल्तमास है कि हमें दुआ में याद रखें। आपके कोई रिश्तेदार अगर गए हैं, अल्लाह जैसा कि अर्ना ने कहा कि सबकी ये कोशिश कबूल फरमाएं। बहुत बड़ी इबादत है और बहुत बड़ी सादत है। इस दुआ के साथ ही प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आज की हेडलाइंस आपको दिखाते हैं। लहजा सख्त, अंदाज जारहाना, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान खुलकर सामने आ गए। इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात और अदलिया पर सवालात की बौछार कर दी। इमरान खान ने दीवार से लगाने पर साजिश के तमाम किरदारों को बेनकाब करने की वार्निंग भी दे दी। इस्लामाबाद में बड़ों की बड़ी बैठक। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती में अस्करी क़यादत की कलअदम TTP से मुज़ाकरात और सिक्योरिटी से मुतल्लिक ब्रीफिंग। पार्लिमानी फोरम ने मुज़ाकराती कमेटी को TTP से बात जारी रखने का मैंडेट दे दिया। पार्लिमानी ओवरसाइट कमेटी बनाने का भी फैसला। ज़िमनी इलेक्शन से पहले रिलीफ पैकेज का ऐलान। हमजा शहबाज की मुश्किलात बढ़ने लगी। PTI रिलीफ पैकेज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने हमजा को 7 जुलाई को तलब कर लिया। डॉलर न मिले, IMF की एक के बाद एक शर्त मिलने लगी। IMF के मुतालबे पर हुकूमत ने 1 जुलाई से बिजली की फी यूनिट कीमत में मरहलावार 7 रुपए 90 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली के जोरदार झटके पर अवाम की दुहाइयां। और बारिशों की वजह से हर तरफ जल थल। कराची और इस्लामाबाद में हर तरफ पानी ही पानी। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। जी जनाब, हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ेंगे आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। बड़ी खबर में एज यूजुअल मुल्क की सियासत की बात करें तो वक्त के साथ साथ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का लहजा सख्त से सख्त होता जा रहा है और वो जारहाना अंदाज में सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, साजिश का बयानिया दोहराया, हुकूमत को निशाने पर लिया, लफ्जी गोलाबारी से ताबड़तोड़ हमले किए, अदलिया पर सवालात की बौछार कर दी और शिकवा करते हुए पूछा कि हमजा शहबाज का क्यों जल्दी फैसला नहीं हुआ जबकि हमारे मामलात में रात को अदालतें खुल जाती हैं। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म ने नाम लिए बगैर इल्ज़ाम लगाया कि तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनों को हरासा किया जा रहा है और झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। साथ साथ उन्होंने जी धमकी अमेज़ कई पैगामात भी दिए। ये पैगामात क्या थे आप भी सुने। जो कैंपेन पर निकला हुआ है जो 20 हलकों में
वहां जाके जी वो मौजम जो तो ये उसके ऊपर FIR काट दी। एक शराफत लड़का है, वो हमारी कैंपेन करा तो 40,000 रुपए की चोरी के केस में उसको अंदर जेल में डाल दी। ये क्या कोशिश हो रही है? मैं फिर से अदब से अपनी अदलिया से पूछता हूं कि क्या मुल्क में फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो गए हैं? मेरे ऊपर 15 FIRs कटी हुई, हमारी सारी सीनियर लीडरशिप दहशतगर्दी के केस हमारे ऊपर किया हुआ, और ये सिर्फ एक वजह से कि हम कहीं डर के तो चुप करके बैठ जाएंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम के लिए कि मैं चाहता हूं मेरे मुल्क को नुकसान ना पहुंचे, मैं चुप करके बैठा हूं। मैं कोई बात नहीं करता क्योंकि मुझे पता है किस तरह ये सारी साजिश हुई थी और कौन कौन मुलव्वस है। हमें दीवार के साथ लगा दिया गया और इसी तरह ये हरासा किया गया, तो मैं मजबूर होऊंगा, फिर मैं बोलूंगा, मैं फिर सब कुछ कौम के सामने रख दूंगा कि क्या हुआ। मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं सब कुछ कौम के सामने रखूंगा। दूसरी जानिब वजीर आला हमजा शहबाज शरीफ के रिलीफ पैकेज पर तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। PTI के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा है जिसमें रिलीफ पैकेज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात भी उठाए हैं और इल्ज़ाम लगाया है कि हमजा शहबाज का रिलीफ पैकेज सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात और इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने भी रिलीफ पैकेज का नोटिस लेते हुए 7 जुलाई को वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज को तलब कर दिया। इस सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। वैसे डेवलपमेंट्स तो और भी बहुत ज़्यादा, हमने आपको चीदा डेवलपमेंट्स बताई। आमिर इलियास राना साहब सीनियर सहाफ़ी और हमारे ब्यूरो चीफ इससे मौजूद है हमारे साथ, उनसे ज़रा तजिया लेते हैं। आमिर इलियास राना साहब सुबह खैर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं चुप नहीं रहूँगा, अब मैं नाम ले लूँगा। अब हमें दीवार के साथ न लगाया जाए। इमरान खान साहब की कल की स्टेटमेंट्स ऐसा लगता है कि बहुत बड़े तूफान का एक पैगाम दे रही हैं कि वो आने वाला है, बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। क्या ऐसा है या महज प्रेशर बिल्डिंग है अभी भी? आमिर इलियास राना साहब, देखिए, उन्हें नाम ले लेने चाहिए। वो ड्रा और ब्लैकमेल किसको कर रहे हैं? जिनको वो कह रहे हैं मुस्तकिल बुनियाद पे मुल्क की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो उनका निशाना है, और उनके साथी भी इसी तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। तो वो जो उनके पास है वो कहते हैं मैंने वीडियो की रिकॉर्डिंग करा के रख दी है। तो ये फैसला उनका है ना, वो बार बार किसको याद करा रहे हैं? क्या उन लोगों को नहीं पता जो इनसे रहे इमरान खान साहब से क्या और किसकी गुफ्तगू हुई? तो फिर इमरान खान साहब की भी बहुत सारी गुफ्तगू होगी। अगर इनके पास बहुत कुछ है तो जिनके बारे में ये बात कर रहे हैं क्या उनके पास कुछ नहीं होगा? 2014 के धरने की जो मारूफ कहानी मार्केट में शुरू हो चुकी हुई है, वो लेके 2016-18 का इलेक्शन और किस तरह इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स को एक तरफ से नैब की प्रेस ली जाती थी और दूसरी तरफ फोन जाते थे कि आप अपनी पार्टी छोड़ दें या आजाद उम्मीदवार हो जाएं, तो PTI का रास्ता हमवार किया गया था। ये किसी को नहीं भूला। कोई 100 साल पुरानी तारीख नहीं है, महज 4 साल पुरानी ये ताज़ा तरीन कहानियां हैं, कोई वो पुरानी बात नहीं है। फिर आज़ाद उम्मीदवारों को पंजाब असम्बली के लिए किसने किस तरह रास्ता दिलवाया, वो सारे साथी इमरान खान के हैं जो कहानियां तश्त-तज़बाम कर चुके हैं। कोई किसी और बंदे ने आके कोई नकब नहीं लगाई। इनके बारे में, इमरान खान के बारे में जो कुछ कहा है इनके अपने करीबी साथियों ने कहा है और रिकॉर्ड में मौजूद है। अब आ गई बात इलेक्शन की कि अदालतें रात को खुलती हैं। अदालतें तो सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी हैं इमरान खान साहब और इनके साथियों के लिए कि दिन और रात हो, शाम हो, शीरी मजारी के लिए अभी वो अदालत नहीं पहुंची थी और अहकाम पहले जारी हो चुके थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। किस का नाम लें, कहाँ कौन सी किस अदालत ने इनकी जमानत रिफ्यूज की है? एक जगह पे 5-5 इमरान खान साहब, इससे ज्यादा अदालती इंसाफ किसको तेजी से मिला है? ये आमिर साहब, जो पहली बात आपने की है उसके ऊपर मेरा एक सवाल है। वो सवाल ये है कि आपने कहा कि अगर बातें ये नाम किसी का लेंगे तो बातें इनकी भी सामने आएंगी। इनकी तो बहुत सी बातें सामने आ चुकी हैं। एक तो ये कि इनका जो कोर सपोर्ट है, इनकी कोर सपोर्टर है, वो ब्लाइंड सपोर्टर है जी। आमिर साहब, वो आपको भी पता है कि वो इनके खिलाफ किसी मंतक को नहीं मानता है। जो इनका अपना पार्टी का बनाने वाला इमरान खान साहब की अपनी किसी बात को लेकर अदालत में जाता है या पब्लिक में आता है, बजाय इसके कि वो इमरान खान साहब से सवाल करें, उनके जो सपोर्टर्स हैं वो उसे क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, उसे गद्दार कहना शुरू कर देते हैं। और गद्दार का बयानिया एक बाकायदा बयानिया है जो बनाया गया है और बहुत सारे लोग, जिसमें जहांगीर तरीन जैसे लोग, अलीम खान जैसे लोग भी जिसका शिकार हुए हैं। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि अगर इमरान खान साहब मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट में से या किसी इदारे की शख्सियत का नाम लेते हैं तो वो इमरान खान के लिए भी उतना ही डैमेज होगा इन रिवर्स अगर उधर से कोई चीज़ आती है तो? देखिए, मैं आपको बताऊं, हर एक का अपना अपना महात्मा है। क्या नवाज शरीफ उनकी पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ कौन सा इल्जाम नहीं लगाया इमरान खान ने? वो लोग छोड़ गए उनको।
आसिफ अली जरदारी के बारे में क्या क्या बयानिया नहीं हुआ, अंदरूने सिंध से किसने छोड़ा उन्हें। ये हर पार्टी में इमरान खान का सिर्फ ये फर्क पड़ा है, जिसको आप और हम बड़े गौर से देखते हैं, कि जो इनकी सपोर्ट बेस थी, जो इनके इलेक्शन गवर्नमेंट में आने के बाद बैड गवर्नेंस की वजह से खामोश हो गई थी, वो अब वो जो अमेरिकी साजिश का चूरन था उसके बाद बेपनाह आ गया। ये इसमें कोई शक नहीं है। इनका वो जो सपोर्ट बेस है वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना किसी ऑडियो को ना वीडियो को। हम ये पहले भी कह चुके हैं कि बात ये है कि जी कोई बंदा जो जिस पार्टी के साथ लगा हुआ है वो उसका लाइल है, उसके पास हर मंतक का जवाब है, हर सवाल इल्जाम का जवाब है कि उसका लीडर सबसे ठीक है। बिल्कुल इमरान खान साहब अपनी जो उनकी पॉपुलर बेस है उसके अंदर बेता पॉपुलर है और होना भी चाहिए पॉलिटिकल लीडरशिप पे। लेकिन इमरान खान साहब जिस बेस पे ये सारे इल्जाम लगा रहे हैं, तो 25 मई को इस्लामाबाद में क्या हुआ था, वो सपोर्ट कहाँ थी? आप कह सकते हैं, हमने बड़ी दफा बात दोहराई कि जी केपी में कौन सी पाबंदी थी, इमरान खान साहब के साथ कौन सा जम्मे गफीर सवाबी पे खड़ा हुआ था, जहां कोई पाबंदी नहीं थी, किसी पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने किसी को मारा नहीं था, कहीं छापा नहीं मारा था, तो लोग वहां क्यों नहीं मौजूद थे? इस्लामाबाद के जलसा जो अब इन्होंने इस्लामाबाद में किया है इस वीकेंड पे, आप यकीन मान लें कि जो पिछला जलसा 27 मार्च का था उससे ये ग्राउंड छोटा था। इन्होंने उसी ग्राउंड को कम मैनेज किया था ताकि लोग बहुत ज्यादा ये ना हो कि ना आ सके, और वही कुछ हुआ। ये सोशल मीडिया पे जो हमारी ओवरसीज कम्युनिटी है, पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं, सब मुतारिफ है इनके लिए, इसमें कोई शक नहीं है। और पॉलिटिकल बेस बनती ही इस तरह है कि आप अपने सपोर्टर्स को साथ लेके चलते हैं, अपने मुतालबात के लिए अपना दबाव इस्तेमाल करते हैं, वो ये मुसलसल कर रहे हैं। लेकिन उस दबाव की पहली जो कामयाबी अगर होनी थी तो वो 25 मई को होनी थी, जो नहीं हो सकी। फिर इन्होंने 6 जून का कहा था। अब है वो याद माजी अजाब है यार, अब ये वो बारी चीजें याद करते हैं कि फैसिलिटेशन किस तरह अवेलेबल थी, किस तरह हो सकती है, क्या हो सकता है। पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन है तो ये क्या करें, जाहिर है कि ये अब 7 तारीख से। अगला सवाल भी पंजाब के हवाले से ही है। हम जो महंगाई की बात करते हैं, ऐसे में पंजाब हुकूमत ने जो रिलीफ देने की कोशिश की, उस पर पीटीआई बड़ा एतराज उठा रही है। उन्होंने कहा जी ये इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के जो ज़ाब्ता अखलाक के उसकी खिलाफवर्जी की है। और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिस लिया, उन्होंने 7 जुलाई को हमजा शहबाज को तलब किया है। ये जो रिलीफ पैकेज देने की कोशिश की है, आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल मूव थी या वाकई पंजाब हुकूमत को एहसास है महंगाई और इन तमाम चीज़ों का? देखिए, महंगाई का एहसास ना होना तो ये पॉलिटिकल मूव कोई एक दिन के लिए या मखसूस 20 हल्कों के लिए तो थी नहीं। ये तो पूरे पंजाब के लिए है, जिसका एक पूरा डाटा मौजूद है और उसके हिसाब से पंजाब गवर्नमेंट ने लगाया। आपको मैं बताऊं कि जो लाइफ लाइन के जिंदगी लोग गुजारते हैं ना, पीटीआई से पहले, इमरान खान साहब की हुकूमत से पहले 300 यूनिट तक ये तमाम फैसिलिटीज जिसमें रेट नहीं बढ़ता था वो उनको अवेलेबल थी, जो इमरान खान बतदरीज 100 यूनिट पे ले आए कि वो नहीं दे रहे थे लोगों को उसकी। अब एक प्रेशर पेट्रोल और डॉलर की वजह से आया है उस गवर्नमेंट के ऊपर जो आज मौजूद है। उन्होंने अपना एक रिलीफ पैकेज दिया है, उसको कामयाब कर दिया है पीटीआई। वो चले ना चले वो कब अनाउंस होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि जी आपने गलत किया है, कोई जुर्माना हो जाए। इमरान खान साहब ने 4 दफा बतौर वजीर आजम इलेक्शन कमीशन के अहकाम की खिलाफ वर्जी पे अपने विजिट और ऐलानात मनसूख नहीं किए, जो अभी तक इलेक्शन कमीशन और मुख्तलिफ अदालतों में केस चल रहे हैं। शहबाज कोटा पे करोड़ प्रोजेक्ट पे रोका था, वो नहीं गए। अब ठट्टा पे अब उनका पता चल जाएगा वो जाते हैं या नहीं जाते हैं, लेकिन माजी करीब ही है, कोई दूर नहीं है। बतौर वजीर आजम इन्होंने इलेक्शन कमीशन की कभी परवाह नहीं की। अगर शहबाज को बुलाते हैं कल या उनका जवाब चला जाता है, क्या होगा कि जी आपने क्यों ऐलान किया, आपको नहीं करना चाहिए था, वो हो जाए। जो पॉलिटिकल फायदा होना था ना वो हो चुका और वो पीटीआई ने पहुंचाया। जो आमिर साहब, एक और बड़ा अहम सवाल है, चूंकि आप सियासी हल्कों खासतौर पे मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं से आप इनसाइडर भी होती है आपके पास, आप जानते हैं पॉलिटिक्स दोनों जमातों की, पीटीआई की, नून लीग की। इमरान खान की जमात एक बात करती है और अभी तक वो बात ठीक भी है कि सवाए तोशा खाने के है क्या इस हुकूमत के पास उन पर इल्ज़ाम लगाने के लिए? अगर इल्ज़ाम लगाने के लिए कुछ है तो उसको कानून के सामने क्यों नहीं लेके आते? और अभी तक इस हुकूमत को 3 माह तकरीबन होने वाले हैं या हो चुके हैं, अभी तक सिवाय तोशा खाना के कोई ऐसी बात नहीं है जो इमरान खान की ज़ात के ऊपर, इमरान खान साहब की डायरेक्टली उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया जा सके। उनके आसपास के लोगों पे तो लग रहे हैं इल्ज़ामात, तो क्या हुकूमत के पास कुछ है नहीं, हुकूमत कर नहीं पा रही ऐसा, या कुछ करना नहीं चाह रही? देखिए, 2 चीजें होती हैं कि एक वो क़यादत थी जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की है कि जिन पे साल से इमरान खान ही इल्जामात लगाते रहे और जिनको आज ये गिला करते हैं उनकी मामलत से लगाते रहे। एक इमरान खान है जिन्होंने अपनी जात को इखलाकी तौर पे हमालिया से बुलंद रखा। तोशा खाना एक आम केस न लें उसे कि जी तोशा खाना है। असल इशू ये होता है कि जब आप अपने आप को इखलाकी तौर पे इतना बुलंद रखते हैं और आप पैसे किससे बनाते हैं,
कि आपको एक मुल्क का सरबराह तोहफा देता है, वो आपको इमरान खान के तौर पे तो नहीं दे रहा, वो बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान दे रहा है। आप लेते हैं, ये आपका हक है कि आप जो कीमत है लेके अपने घर पे रख लें, लेकिन जब आप मार्केट में फरोख्त करने जाते हैं तो सबसे बड़ा सवाल है, इसके अंदर और कुछ नहीं है। कानूनी सवाल अगले मरहले में मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अपने तोहफे को मार्केट में बेचा जो बतौर वज़ीर आज़म आपको दिया गया, ये आपको जेब नहीं देता था, पहली बात। दूसरे, अभी वजीर कानून ने बताया कि इन्होंने जो पैसे कमाए उन घड़ियों से या तहफ़ को बेच के वो अपने अकाउंट में तो शो किए, लेकिन इन्होंने इलेक्शन कमीशन में गोशवारा में उसे शो नहीं किया। नवाज शरीफ का जो गोशवारा था उसके अंदर अकामा शो था, लेकिन उसकी तनख्वाह नहीं थी जिसकी बुनियाद पे उनको अमानत से खाइन करार दे दिया गया और उनको सारी जिंदगी के लिए नाअहल करार दे दिया गया। भाई आपके पास पैसे आ गए हैं, कहां से आए हैं ये आपने डिक्लेयर नहीं किया, आपने उसको बताया नहीं। जो फैक्ट बता रहे हैं वजीर कानून के, ये कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स है जो आपने इलेक्शन कमीशन में की। वो सारी चीजें आप देखें ना, गवर्नमेंट ने बड़ा एक टारगेट काम किया उन्होंने अपनी तरफ से कि इसको वहां चोट लगाओ जहां पे इसकी सपोर्ट बेस खड़ी है। बाकी चीजें तो देखे ना, हुकूमत में तो वो अब आए हैं 3.5 महीने में, जहां सबसे पहले नजला ही महंगाई का गिरा है, पेट्रोल पंप ये खुद मार रहे हैं लोगों की। बेस तो आबिर साहब कह रही है मेरा तोहफा मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं। फवाद ने भी यही कहा। वो सब कहते हैं, वो तो मरियम नवाज पे कुछ साबित नहीं हुआ, नवाज शरीफ पे कुछ साबित नहीं हुआ। सजा नवाज शरीफ को यह दी गई कि आपने अपना अकामे के बदले में जो तनख्वाह ली थी वो भी पाकिस्तान के किसी कानून से सजा नहीं मिली, ब्लैक लॉ के तहत दी गई। ठीक है, और मुख्तसरन ये बता दें कि ये जो अब इनके खिलाफ रेफरेंस भेजा जा रहा है, इस पे कुछ हो पाएगा? हुकूमत कुछ अखलाकी तौर पे तो दुरुस्त नहीं है, लेकिन कानूनी तौर पे तो बहरहाल कोई ऐसी कानून तो नहीं ब्रीच हुआ इसमें, अखलाकी तौर पे ये बहरहाल दुरुस्त नहीं है। देखें, मैंने आपको कहा है कि कानूनी बात उन्होंने ये कही है कि इन्होंने वहां इलेक्शन कमीशन में छुपाया है वो तोहफा, कि मैंने वहां से कैसे हासिल की। जो कानूनी बात की है मैंने, इखलाकी बात पहले की है, ठीक, उसको छोड़। मैंने ये भी कहा कि हर एक का अपना अपना मुआतमा है और कोई सपोर्टर उसके बारे में कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, जैसे इमरान खान के लिए कोई सुनता फिर नहीं सुनता। यही हमारी सियासत है, इसको आप अलमिया कह लें, इसको यही सियासत है। ठीक हो गया आमिर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप करंट पॉलिटिकल सिचुएशन पर आमिर रासराना हमारे साथ मौजूद थे और मुख्तलिफ पहलुओं पर बात कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब जिक्र कुछ मानसून की बारिशों का, जिन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पे रहमत के तौर पे बरसी, वहीं जहमत भी बनी, तबाही भी हुई कुछ जगहों पे। क्वेटा में मानसून बारिशों के बायस शहर को आफत ज़दा करार दे दिया गया और मुख्तलिफ हादसात भी हुए, जिसमें 15 अफराद जान की बाजी हार गए, 20 से ज़ायद ज़ख्मी भी होने की इतलात हैं। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ जो जुड़वा शहर है रावलपिंडी इस्लामाबाद, वहाँ पर भी जल थल एक हो गया, शदीद बारिश हुई। सेक्टर H13, H13 और तरनौल पानी में डूब गया, गलियाँ सड़कें भर गई और घरों में भी इतलात के मुताबिक पानी दाखिल हो गए। कुछ मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं। दूसरी जानिब कराची में भी कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हुई और महकमा मौसमियात ने यह कहा है कि मजीद चंद रोज़ तक बारिशें ज़्यादा हो सकती हैं। कराची में पानी की क्या सूरत हाल रही और जुड़वा शहरों की भी हमने बात की, इस पर ही बात करेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ हैं। इमरान असगर हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद होंगे, जबकि आफ्ताब खान हमें कराची से ज्वाइन करेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आफ्ताब खान आपकी जानिब आएंगे। कराची में कल हमने देखा, जहाँ बहुत दिनों से शहरी इंतजार में थे कि बारिश हो, कल बारिश तो हुई लेकिन जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स थे वो हम सब ने देखे। तो अभी कराची शहर कायद की क्या सूरत हाल है? जी देखिए, अगर हम मानसून के पहले स्पेल की बात करते हैं तो इब्तिदा में तो ये सिस्टम थोड़ा सा वीक हुआ था, लेकिन उसके बाद जो इसके असरात कराची में परसों हमने देखे और बिलखुसूस कल की अगर आप बात करते हैं तो डिफेंस फेज 2 में सबसे ज़्यादा बारिशों का बायस बना ये सिस्टम, यानी 43.2 मिलीमीटर बारिश हुई। और रात गए से यानी रात 3 बजे से लेकर आज सुबह 8 बजे तक की अगर हम बात करते हैं तो फैसल बेस PF बेस मसरूर पे जो है अब तक 17 मिलीमीटर बारिशें ये सिस्टम दे चुका है। इसके अलावा कल की अबतर सूरत की अगर बात करें, गो के इदारों की जानिब से जो है वो दावे किए गए थे कि वो तमाम तर इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए, लेकिन उसके बावजूद 37 ऐसे मकामात जो कि अमूमन जो है हर साल जो है वो अर्बन फ्लडिंग का सबब बनते हैं और वो उसमें पानी जमा होता है, तो उसमें से कल कयूमाबाद में और उसके अलावा अख्तर कॉलोनी, काला पुल, इसके साथ अगर सदर इम्प्रेस मार्केट की बात करें तो वहाँ पानी दिखाई दिया। इवन के गवर्नर हाउस और CM हाउस के पास जो है वहाँ भी पानी जमा हुआ। तो ये तो हर साल का मामला है। इसके अलावा अगर हम इस सिस्टम की बात करते हैं
तो चूंकि एक ऑलरेडी सिस्टम मौजूद है और इसके अकब में एक दूसरा जो कि पहले खलीज बंगाल में मौजूद था, अब वो भारतीय शहर महाराष्ट्र से अरेबियन सी से होता हुआ अब इस वक्त सिंध में दाखिल हो चुका है। और उसके ज़ेर असर जो है चूँकि पहले महकमा मौसमियात की जानिब से कराची में और देश सिंध के मुख्तलिफ अजला में 7 जुलाई तक की पेशगोई की गई थी, लेकिन अब ये 9 जुलाई तक की बारिशें तवातुर से बरसती रहेगी। इसमें दरमियानी बारिशें भी होगी, हल्की भी होगी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान भी जाहिर किया गया। ठीक हो गया। इमरान, आपकी जानिब आएंगे। कल जुड़वा शहरों में भी बारिश हुई, जलता लेक हुआ, लेकिन पानी की सूरत हाल वहाँ पे भी कुछ इतनी अच्छी नहीं रही। क्या लेटेस्ट अपडेट है आपके पास इस वक्त मौसम के हवाले से? जी अर्मिला, बिल्कुल कल भी बारिश हमने देखा कि जुड़वा शहरों के लिए जहमत बन के बरसी। महकमा मौसमियात के मुताबिक गैर मामूली बारिश हुई। अगर बात की जाए सिर्फ इस्लामाबाद की, तो गोलड़ा, सैदपुर और बोखड़ा में इस हद तक बारिश हुई कि नाला लई, क्योंकि ये मेन आर्टरी है रावलपिंडी इस्लामाबाद के सीवरेज सिस्टम की, तो ये तकरीबन 18 फीट तक इसकी जो हाइट है वो बुलंद हुई और सिर्फ 2 फुट बाकी रह गए थे। इसी वजह से पाक फौज को जो है फौरी तौर पर कॉल किया गया। पाक फौज के दस्ते जो है बाकायदा तौर पर नशेबी इलाकों में तैनात किए गए, लेकिन वो तमाम सेक्टर या नई आबादियाँ जो कि किसी प्लानिंग के तहत नहीं बनी, वो हमने देखा कि कल पूरी तरह पानी से भर गई। खास तौर पर वो शारा जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट की जानिब जाती है, 26 नंबर चुंगी, वहाँ पर इतना ज़्यादा पानी था कि जो 8-8 फुट बड़ी गाड़ियां हैं वो भी हमने मुकम्मल तौर पर उसमें डूबी देखी। शहरियों का खासा नुकसान हुआ इस बारिश से। जो गलियां मोहल्ले जहां पर पार्किंग मौजूद थी, गाड़ियां वहां पर ही रहीं। पानी इतना ज़्यादा जो ऊपर हो गया कि वो गाड़ियां निकालना मुश्किल हो गया। और अब अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात ने दोबारा से एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके मुताबिक मानसून की शदीद बारिशें जो है वो मुतवक्के हैं, जिससे ना सिर्फ रावलपिंडी जी, ये जो सूरत हाल आप बता रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या बारिशों की इंटेंसिटी का ज्यादा होना है तवक्को से, या वंस अगेन हमने इंतजामात नहीं किए थे, वंस अगेन जो नाले थे वो चौक हो गए, जैसे कुछ अर्सा पहले इस्लामाबाद E11 में हुआ था, उस वजह से ये ओवर फ्लडिंग हुई या अर्बन फ्लडिंग हुई, या फिर आपको लगता है कि नहीं बारिश ज्यादा हुई इसी वजह से और इदारों का कसूर नहीं है इसमें या कम है? इमरान, बारिश ज्यादा हुई, लेकिन जो इस बारिश से पहले हमें ब्रीफिंग दी गई थी वो दी गई थी कि अगर जुड़वा शहरों में 1 घंटे के दौरान 200 मिलीमीटर बारिश होती है तो नाला लई बिफर जाएगा, इसके जितने नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ जाएंगे। तो कल हमने देखा कि तकरीबन 102 मिलीमीटर सिर्फ बारिश हुई। उसके बाद ना सिर्फ अर्बन फ्लडिंग हुई बल्कि नाला लई में तग़यानी आई। और वो जो आपने बात की कि इंतजामात, तो बिल्कुल इंतजामात नहीं किए गए। जो रावलपिंडी की अगर बात की जाए, यहाँ पर पोश इलाका न्यू लालाजार, वहाँ पर तकरीबन 8 से 10 फीट पानी था। ये वो इलाका है जहाँ पर लोग ख्वाहिश करते हैं कि उनका घर वहाँ पर हो। और अगर उन आबादियों की जानिब आए जो नशेबी आबादियाँ, पुरानी बस्तियाँ हैं, वहाँ पर भी कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं थी। लोग सुबह नाश्ते के लिए उठे तो पता चला पानी घर में दाखिल हो चुका है, तो लोगों ने पानी निकालना शुरू किया, अपनी इमलाक बचानी शुरू की। और अब जो नई एडवाइजरी आई है उसके बाद शहरी ज्यादा जो है वो खौफ में मुब्तला हैं कि अगर आइंदा ऐसी बारिश होती है तो न जाने उनके साथ क्या होगा। बिल्कुल, अब कराची में भी सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं रही, जिस तरह से आफ्ताब खान हमें पहले भी बता रहे थे। आफ्ताब, शाहराह फैसल का हमने कल बड़ा बुरा हाल देखा और मेन शाहराह है, यहाँ पर लोगों के जो दफातर आने जाने का रास्ता है, हमने गाड़ियों का बहुत बुरा हाल देखा। तो अभी जिस तरह से जुड़वा शहरों की बात हो रही थी, अब महकमा मौसमियात ने कराची के हवाले से भी तो पेशगोई की है। आपको लगता है कि अल्लाह ना करे इस तरह की बारिशें हो तो सिचुएशन मजीद ख़राब हो सकती है, जो हमने कराची की कल सूरत हाल देखी? जी देखिए, जो मैंने अभी दूसरे सिस्टम की बात की, क्योंकि एक के बाद दीगरे ये 2 मानसून सिस्टम जो है वो अप्रोच कर रहे हैं थर के रास्ते देश सिंध के मुख्तलिफ अजला और बाद में कराची की जानिब। इसमें जो बिल्कुल जो दूसरा सिस्टम है, चूँकि अब ये दाखिल हो चुका है और ये ज़्यादा उससे यानी अगर इसकी ताकतवर होने की बात करें तो ये ज़्यादा जो है वो स्ट्रेंथन है ये सिस्टम। और इसकी वजह से जो एक आम पेशगोई की जा रही है वो 60 से 100 मिलीमीटर बारिशें शहर में मजीद मुतवक्के हैं। और उसके बाद फिर क्या सूरत हाल पैदा होगी इसका हम बखूबी तो आफ्ताब, अभी कोई अमला मुतहरिक नजर आता है आपको? सरकारी इदारे मुतहरिक नजर आते हैं, कुछ प्री प्लानिंग करते नजर आते हैं? जब ये बारिश नहीं हुई, आप और मैं टेलीविजन चैनल पे बात करें, क्या वो मुतहरिक हैं ऑन रोड्स, ऑन स्ट्रीट्स? जी देखिए, कल जो शहर का हमने विजिट किया और उसके बाद चूँकि बारिश भी हो रही थी, उस दौरान भी
हमने देखा कि जो ज़िम्मेदार इदारे हैं, इस काम पर मामूर इदारे हैं, उनकी टीमें हमें मुतारिक दिखाई दी। कहीं पे उन्होंने फुटपाथें तोड़कर जो है पानी को डाइवर्ट करने की भी कोशिश की। इसके साथ साथ जो है शावल के साथ और दीगर जो आलात इनके पास हैवी इक्विपमेंट्स है, उसके साथ ये सड़कों पर ज़रूर नज़र आए। लेकिन मैं ये बार बार ये बात इसलिए दोहरा रहा हूँ कि बदकिस्मती ये है कि ये इंतजाम किए जाते हैं और ये इकदाम लिए जाते हैं कबल अज़ वक्त। बाद में चूंकि बारिश के पहले वक्त करने चाहिए थे। गाड़ियों ठीक है, वक्त मेरे पास कम है। मैं एक सवाल और इमरान आपसे करना चाहूँगा। एक तो आपने बताया और हमारे पास विजुअल्स भी हैं, पिंडी इस्लामाबाद के विजुअल्स कल हमने देखे भी, आपने खुद भी बताया। अब क्या सूरत हाल है? जो कल पानी चढ़ा मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गया, क्या वो उतर चुका है? और दूसरा यही सवाल जो मैंने आफ्ताब से किया है कि अब जो मुख्तलिफ इदारे हैं, इस्लामाबाद में CDA है, यहाँ पे पिंडी के अंदर कैंटोनमेंट बोर्ड है या दीगर जो बल्दियाती इदारे हैं या काम करने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे हैं, वो मुतहरिक नजर आ रहे हैं आपको इस दूसरे स्पेल से पहले? क्या देख रहे हैं आप? जी इमरान, बिल्कुल इदारे मुतहरिक हैं, लेकिन उनके पास मशीनरी नहीं है, उनके पास वसाइल नहीं है कि इतनी बड़ी जो क्लैमिटी आती है, पानी का बहाव, उसको निकालेंगे कहाँ पर? अब मुख्तलिफ इनके पास सकर मशीनें हैं, लेकिन वो पानी जाएगा किधर? तो ये सूरत हाल है। इसी वजह से पाक फौज को तलब किया गया। CDA के पास अभी मौजूदा कैपेसिटी नहीं है इमरान। CDA का तो अरबों रुपए का बजट है, एक शहर मैनेज करना है, इनसे बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज मैनेज हो रही हैं पाकिस्तान में, तो CDA के पास अब भी मशीनरी नहीं है कि वो एक बारिश को हैंडल कर सकें। इमरान, बजट तो है, लेकिन वो जो इदारों के राब्ते का फुकदान है वो बहुत ज्यादा होता है। CDA म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पे डाल देती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन CDA पे डाल देती है। इसी लड़ाई में जो है वो शहरी पिसते रहते हैं और यही सूरत हाल रावलपिंडी की है। हर इदारे ने अपनी हदूद बंदी की हुई है, उससे आगे पूरा शहर तबाह हो जाए। वासा ने कहना नहीं जी ये कैंट का इलाका है, अगर कैंट से वासा की तरफ पानी आ जाए तो इन्होंने कहना नहीं जी वो कैंट का इलाका नहीं है, हम वहां पर नहीं जाएंगे। तो ये सूरत हाल है। कल जो यहाँ पर अभी की आपने बात की, कल जो बच्चा यहाँ पर एक 14 साल बच्चा जो नाला लई में डूबा था, अभी रेस्क्यू 1122 हासिल मुतहरिक नजर आ रही है उस बच्चे की तलाश में, क्योंकि उसके घर में कोहराम है। वो बच्चा हजारा कॉलोनी से नाला लई में गिरा और उसके बाद से अभी तक उसकी तलाश जारी है। उसके अलावा कोई इदारा हमें ऐसा नजर नहीं आ रहा कि वो कल की गलती से सीखें कि जो कल बारिश हुई उसमें क्या गलतियां थी, उनको दूर किया जाए, ताकि आइंदा जो महकमा मौसमियात ने जो स्पेल बताया है उसके जो खौफनाक असरात हैं उनसे बचा जा सके। सब लोग बिल्कुल अपने दफातर में मौजूद हैं। वही बात है कि जब सर पे आ जाएगी तो फिर निकलेंगे। वैसे यही बात है कि जब सर पे आती है तो ये सूरत हाल होती है। बहुत शुक्रिया आफ्ताब का भी, इमरान असगर आपका भी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आई वंडर के हर साल बारिशें आती हैं, महकमा मौसमियात अलर्ट करता है, इंडिया में इस हवाले से अलर्ट जारी करता है, लेकिन फिर वही सूरत हाल होती है कि 10 मिनट की बारिश पूरे शहर में तबाही मचा देती है और कोई इदारा, कोई इंतजामिया इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। आप क्यों फिक्र कर रही हैं? जब बारिश आता है तो ज्यादा बारिश तो पानी आता है। मतलब दिस इज द फॉर्मूला जिसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट चलती हैं। बारिश आता है, आई मीन जब आती है तो पानी आता है, लेकिन जितना भी आता है उसको मैनेज भी किया जाता है दुनिया भर में। एंड वी हैव सम वेरी गुड एग्जांपल्स इन्हीं शहरों के अंदर, कराची में भी और रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी कुछ अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज है विदाउट नेमिंग एनीवन, जो इन्हीं बारिशों को मैनेज करते हैं। वहाँ पे एक कतरा खड़ा नहीं होता। तो इदारों की नाअहली है, कैपेसिटी के इशू जरूर होंगे, लेकिन नाअहली भी है जिसकी वजह से सब कुछ होता है और शहरी बेचारे उनकी जिंदगी की जमा अब ये बच्चा 14 साल का कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? कोई इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और जो घर वालों पे बीत रही है हम और आप शायद वो इमेजिन भी नहीं कर सकते। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू एस्प्रेसो। और अब बात करते हैं मुसलमान सुपर हीरो पर बनी वेब सीरीज मिस मार्वल की, जिसने नौउम्र सुपर हीरो कमाला खान की ख्वाबीदा दुनिया को हकीकी जिंदगी में लाने के लिए एक और सफर तय किया है। और यह कहना बेजा ना होगा कि मिस मार्वल की 4 इकसात ने मकबूलियत का एक अलग ही मयार सेट कर दिया है। सीरीज की चौथी किस्म में कमाला खान अपने खानदान की तारीख जानने के लिए दुनिया भर का सफर करते देखी गई हैं। चौथी किस्म में वो कराची का भी दौरा करती नजर आती हैं और इस वेब सीरीज में कई पाकिस्तानी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अगर हम बात करें माविश आजाद की, जो कि पाकिस्तानी फेमस एक्ट्रेस हैं, अब शायकीन अपनी पसंदीदा इनको अदाकारा को एंड विद दैट फवाद खान को भी जल्द देख सकेंगे और इनकी झलक चौथी किस्म में हमें दिखाई दी है। माविश के किरदार के बारे में अगर थोड़ा सा आपको बताएं तो इस किस्म में माविश आजाद नजर आएंगी। 6 इकसात पर मुश्तमिल इस टीवी सीरीज की हिदायत शर्मीन उबैद चिनॉयद ऑस्कर विनर उन्होंने दी है। इसके अलावा मजीद 3 और भी डायरेक्टर्स हैं, जिसमें अदील उल अरबी हैं, बिलाल फलाह हैं और इंडियन एक डायरेक्टर हैं जिनका नाम मीरा मेनन है, भारतीय नियाद अमेरिकन है। शर्मीन उबैद चिनाई का कहना है कि मिस मार्वल
मार्वल के जरिए पहली बार हॉलीवुड में पाकिस्तान की तहजीब, कल्चर और मौसीकी को दिखाया जाए, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नो डाउट एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत सारे पाकिस्तानी किरदार इस सीरीज़ का हिस्सा हैं, लेकिन इसकी जो हिदायतकार है शर्मीन उबैद चनाय और महविश हयात हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हम दोनों को खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच महविश एंड शर्मीन। सबसे पहले शर्मीन से बात कर लेते हैं। शर्मीन, आपके लिए हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि जो पहला जो आपने ऑब्वियसली इससे पहले आप ऑस्कर जीत चुकी हैं अपनी मूवी के हवाले से, लेकिन स्टिल मिस मार्वल में काम का तजुर्बा है वो कैसा रहा और आने वाली एक साथ में क्या खास होगा इस सीरीज में? मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि मिस मार्वल जो है वो पाकिस्तान आ रहा है। लाइक द जर्नी ऑफ मिस मार्वल टू कम टू कराची, जो मेरा शहर है, कि मैं कराची को अपने लेंस से दिखा सकती हूँ। उसकी ट्रक्स, उसकी बसेस, उसकी वाइब्रेंसी, उसका खाना, जो हम फीलिंग रखते हैं जब उसकी सड़कों पे चलते हैं, वो मैं चाह रही थी कि मिस मार्वल की भी वही फीलिंग हो जब वो कराची के शहर के अंदर जा रही हो। तो बहुत सारे ऐसे लैंडमार्क्स हैं जो मैं जब बड़ी हो रही थी मैं विजिट करती थी। ABC चाइनीज रेस्टोरेंट है, और जिस तरह हेरिटेज वॉक है जो ओल्ड टाउन में होती है, हमारा जो स्टेशन है रेलवे स्टेशन क्लिफ्टन बीच, ये सब मैं चाह रही थी कि किसी न किसी तरह उसके एडवेंचर में रैप। नो डाउट पॉजिटिव इमेज उजागर होना, और कराची तो हमारे दिल के बहुत करीब है। हॉलीवुड में पाकिस्तान का कल्चर, इसको नुमाया करना कैसा रहा शर्मीन? हाउ वाज द एक्सपीरियंस सो फार? देखिए, ऑडियंसेस तो पाकिस्तानी मौसीकी, हमारे कल्चर, हमारी शादियां, हमारे फेस्टिवल्स, हमारे कपड़ों से दे हैव फॉलन इन लव विद इट। बिकॉज अगर आप रिव्यूज पढ़ें, लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और सबसे अहम बात है कि ना सिर्फ मैं डायरेक्टर की चेयर पे हूँ, मगर मैं अपने साथ इतने सारे एक्टर्स लेके गई हूँ वहाँ। हमारे आर्टिस्ट वहाँ गए हैं जो जिन्होंने काम किया है उस शो के ऊपर। हमारे जो म्यूजिशियंस हैं उनकी मौसीकी है सीरीज के अंदर। ये एक पूरी पाकिस्तानी एक्सपीरियंस है जो बहुत ही ज्यादा रेयर है हमारे मुल्क के लिए। इस वक्त ये बहुत फख्र की बेशक बहुत फख्र की बात है। शर्मीन, इससे पहले भी आपके क्रेडिट पर ऐसी डॉक्यूमेंट्री है जिसमें पाकिस्तान के इमेज को दिखाया गया है। इस सीरीज में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो एक सुपर गर्ल की कहानी को दिखाना, जिसकी हम बात भी कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी खातून को एक एम्पावर दिखाने में कितनी जो मौसर साबित होगी? अब जब आप कराची को पहली दफा देखते हैं हॉलीवुड में इस लाइट के अंदर, जब आप हमारी सड़कों में जाते हैं और देखते हैं कि कितनी खूबसूरत है, और जब आप हमारा कल्चर देखते हैं और कमाला खान जो है वो चल रही हैं हमारी स्ट्रीट्स के ऊपर, उसकी सिर्फ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ही जो है वो पाकिस्तान के लिए इतनी अच्छी है। और हमारे जो बाकी एक्टर्स आए, वर्दा अजीज, रसफंदियार जो उसके कजन्स प्ले कर रहे हैं, इसकी नानी जो है वो उनका जो किरदार है, तो ये सब चीजें जो है ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन है। और really इस वक्त पाकिस्तान को इस चीज को सेलिब्रेट करना really looking forward कि बहुत अच्छा कुछ सामने आएगा। क्योंकि महविश भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। द ग्रेट स्टार ऑफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री। महविश, सबसे पहले तो straight from Lollywood to Hollywood, how was the experience? The experience was just amazing. It was quite thrilling to be part of this groundbreaking series, which is a pure, authentic representation of Pakistanis and Muslims, something that I had been asking for and I was talking about on different platforms. And when this was announced and this was offered, I was like, wow, this is not answer to my prayers. So बहुत खुशी हुई, and I was there. So much that I learned, so much that I experienced, the diversity that I experienced. There were people, the team was so diverse. It had people from all around the world coming together at one place to bring this to the screens, to create this show. That was one of the most fascinating things. And then, of course, it's such a huge production. It's the biggest franchise in Hollywood. So I was just like seeing and being like, starstruck and being awestruck and be like, wow, this is how it's done. No doubt, it's very exciting as well. महविश, ये बताएं कि आपका जो एक्सपीरियंस है हॉलीवुड में काम करने का, ये पाकिस्तानी सिनेमा के लिए कितना हेल्पफुल रहेगा? आई थिंक बहुत हेल्प करेगा। सबसे पहले तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हम पाकिस्तानी एक्टर्स को, जिसमें मैं हूँ, निम्रा है, समीना अहमद है, there's Warda, Asfan, there are other people as well in the show from Pakistan. I think सबसे बड़ी बात ये है कि it provides us with a global platform, us Pakistani actors. So now the West knows कि हमारे यहाँ भी talent है, हमारे यहाँ भी actors है, there's a talent pool.
that they can get, and it opens up doors for many others. जैसे अब हम 4 हैं 5 हैं, हमारे through there's going to be 10-20 people that will be, and इस तरह ये एक domino effect होगा, इस तरह एक ripple effect होगा. So I think that's one of the most positive things about it, as well as the way we are being represented. जिस तरह कराची दिखाया गया, पाकिस्तान दिखाया गया, हमारे the scene at the masjid, and the words like Bismillah, Mashallah being used, and you see a hijabi in Nakia who's proudly, donning hijab. I think ये वो चीजें हैं जो कभी भी आपको शायद कहीं दिखी हो in bits and pieces, but एक project में जिसमें सब कुछ it's so wholesome, so authentic. I think ये बहुत help करेगा हमें, in particularly Pakistanis or Muslims को, to give us a voice, to give us a representation. I think that's what this show does. For sure. और आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बड़ी अचीवमेंट है आपकी कि आप लोग पाकिस्तान को इंटरनेशनल अरेना के ऊपर लेकर गए हैं, वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. विश यू ऑल द बेस्ट शर्मीन एंड महविश, बोथ ऑफ यू, और बाकी भी जितनी कास्ट है. एंड बाय द वे सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लोगों के लिए शर्मीन और महविश के साथ साथ हमारे दीगर स्टार्स के साथ साथ नन अदर देन बहुत अरसे के बाद नजर आने वाले फवाद खान हैं. और हमारी कोशिश थी कि फवाद भी हमें ज्वाइन करें, बट वो बिजी थे. वील ट्राई कि वो कभी हमें ज्वाइन कर पाएं, बल्कि अगर देख रहे हैं तो हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि हमें जरूर ज्वाइन करें, ताकि उनके जो फैंस हैं वो इस बारे में जाने कि फवाद का कैसा एक्सपीरियंस है. ऑब्वियसली ये हमारे लिए बड़ी एक्साइटिंग बात है कि जो सीरीज या हॉलीवुड की सीरीज, इसमें बहुत एक नहीं दो नहीं, मतलब इतने सारे पाकिस्तानी जो अदाकार हैं उनको काम करने का मौका मिला है, और हम जो पाकिस्तानी कल्चर है उसको हॉलीवुड में दिखा रहे हैं एक बहुत बेहतर अंदाज में. जिस तरह शर्मीन ने कहा कि कराची की चीज़ को दिखाना, कराची के कल्चर को दिखाना, यहाँ के म्यूजिक को, इवन सजाद अली साहब का गाना जो है वो भी इस सीरीज का हिस्सा है. बेबिया जो उनका गाना है वो भी कल मैं देख रही थी टीजर में मिस मार्वल के, उसके अंदर उसको शामिल किया गया. इससे ऑलरेडी पस्तूरी गाना जो है अली सेठी वाला, पाकिस्तानी डिजाइनर्स के कपड़े MNR की हमने बात की. बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी स्टार्स हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन है सीरीज के अंदर. तो नो डाउट ये हम सबके लिए बहुत फख्र की बात. मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा एक तजर्बा है, और पाकिस्तान को इटसेल्फ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी कोशिश करनी चाहिए, पाकिस्तानी डायरेक्टर्स को भी कोशिश करना चाहिए कि वो कर्टिसी के ऊपर और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बेस ऐसी चीजें जरूर करें, क्योंकि हॉलीवुड स्टार्स का पाकिस्तान में आना कमर्शियली तो इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज वायबिलिटी नहीं है. लेकिन अगर आप पाकिस्तान की स्टैंडिंग की बात करेंगे, एज अ कंट्री पाकिस्तान को देखेंगे, एक टूरिस्ट कंट्री के तौर पे देखेंगे या पीस कीपर कंट्री के तौर पर देखेंगे, तो आई थिंक वी हैव अ ग्रेट रोल इन पीस कीपिंग. और दुनिया हमें एक्नॉलेज करती है टैलेंट के अंदर, हमारा टैलेंट बड़ा ज़बरदस्त है. तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ज़रूर कोई ना कोई कोलैबोरेशन हो सकती है, और हमारे आर्टिस्ट का इटसेल्फ जो स्किल है वो बड़ा इंप्रूव होता है व्हेन दे वर्क विद दूसरे मुल्क के जो लोग हैं काम करते हैं, क्योंकि हर किसी का एक अपना अंदाज है, हर डायरेक्टर का एक अपना अंदाज है. और फिर जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है मिस मार्वल के लिए या हॉलीवुड की फिल्म्स के लिए, आई थिंक पाकिस्तानी डायरेक्टर्स के लिए और पूरे क्रू के लिए बड़ा लर्निंग है. एग्जैक्टली लर्निंग है, बहुत हेल्पफुल भी है, जिस तरह मैं भी बात करती थी. चले जनाब, वी आर सो प्राउड ऑफ आवर सेलिब्रिटीज जो इस सीरीज का हिस्सा हैं, और इन सब ऑन एंड ऑफ जो आते जाएंगे एपिसोड्स के अंदर हम कोशिश करेंगे आपसे मुलाकात करवाते रहे. अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे. देखते रहिए एक्सप्रेसो. वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो. प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहते हैं, और अब एक बड़ा ही अहम भी, दिलचस्प भी, इन्फॉर्मेटिव भी, जो भी नाम दें, सेगमेंट आपको दिखाते हैं. सेगमेंट का नाम उम्मीद पाकिस्तान है. पहले भी आप इसकी कुछ एपिसोड्स देख चुके हैं, लेकिन आज की स्पेशलिटी ये है कि आज एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं जो एक चलती फिरती लाइब्रेरी हैं, एक तारीख का क्या कहना चाहिए बहुत बड़ा ख़जाना है उनका, जो आपके सामने हम रखेंगे. वकार अहमद मलिक उम्मीद पाकिस्तान में आज आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर आरिफा सैयदा ज़हरा साहिबा से. दानिश्वर हैं और क्या कमाल बातें हुई. हर वीक ये हर वीक हमारे साथ होगा सेगमेंट. बिल्कुल देखिए आज का इसका पहला एपिसोड. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं उम्मीद पाकिस्तान. मेरे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर आरिफा सैयदा ज़हरा, और इससे ज़्यादा तारुफ कराने की मुझ में हिम्मत भी नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि गुफ्तगू स्टार्ट करते हैं. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. वालेकुम सलाम. डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो तारीख़ है, मतलब मैं एक तारीख़ के तालिब इल्म के तौर पर और तारीख़ से मोहब्बत करने के हवाले से और एक ऐसे बाशिंदे के तौर पर आपसे बात करना चाहता हूँ, एक ऐसी धरती के बाशिंदे के तौर पर जिसकी हज़ारों साल की तारीख़ है, तो इस हवाले से इसकी एक अहमियत है. हमारे यहाँ तारीख़ में ओवरऑल भी शायद ये ट्रेंड है कि रोमानियत पसंदी बहुत ज़्यादा नहीं है, और जिसको कहते हैं अक़लियत पसंदी, अक़लियत परस्ती या दलील की बहुत कमी नहीं पाई जाती. सबसे पहले तो इस बात का शुक्रिया और खुशी का इजहार करूं कि तारीख़ पे बात हो रही है. वाह. तारीख़ पे बात हो रही है और तारीख़ के हवाले से हो रही है. जो कोई ये समझता है अपने जहन में कि तारीख़ बिल्कुल बेमानी चीज़ है,
मुझे लगता है उसने ज़िंदगी गंवा दी। तारीख़ एक दस्तावेज़ है इंसानी तजुर्बे की, इसके सिवा कुछ नहीं। और जब वो किसी तरह भी महफूज कर ली जाए, लिख दी जाए, याद कर ली जाए, आजकल दौर है कि हम डॉक्यूमेंट्रीज़ बना लेते हैं, फिल्में बना लेते हैं, किसी तरह भी, तो हमारा फ़र्ज़ ये होता है, ये हाल वो माजी है और ये हाल है, हमारा फ़र्ज़ ये होता है कि उसको परख के देखें, तज्ज़िया करके देखें, जिस अहद का वाक़या है उसको उसी अहद में देखें। हम में से बहुत से लोग ये समझते हैं कि सारी कुशादगी, सारी तरक्की उस वक्त होती है जब आप माजी को लपेट के कहीं कोने में रख दें। नामुमकिन, नामुमकिन मेरे ख़्याल में। और मैं ये एतराफ़ करती हूँ कि मैं तारीख़ की एक बहुत मामूली तालिब इल्म हूँ और अपने आप को ज़िंदगी का भी एक मामूली तालिब इल्म कहती हूँ। जब हाल तक हम पहुँचते हैं तो हम कहीं से मुअल्लक़ तो नहीं है ना कि हमारा किसी चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं, माजी से सबसे ज़्यादा है। जब आप ये बात कहिए तो अक्सर लोग खफा हो जाते हैं कि माजी परस्ती। नहीं, माजी परस्ती नहीं है, वो अक्स हैं ज़िंदगी के। उस अक्स को देख के पहचानिए कि कितने इस काबिल हैं कि हम तौबा करते हैं, हम आइंदा कभी नहीं दोहराएंगे। और अगर माजी को हम मुकम्मल तौर पर ना फरामोश करने की कोशिश करेंगे तो क्या एक ऐसा खला पैदा हो जाएगा जिस पर तामीर मुमकिन नहीं होगी? नहीं, मैं अर्ज़ करती हूँ, कुछ ना कुछ तजर्बे, और तजर्बा जब मैं कह रही हूँ तो वो मादी नहीं है, जंग और सियासत का नहीं है, मैं उसको जहन और फिक्र का तजर्बा भी कह रही हूँ। जब तक हम वो नहीं देखेंगे हम कैसे समझेंगे कि एक दफ़ा ये बात थी, कामयाब हुई या नाकाम हुई। कामयाब है तो आगे बढ़ा लाइए, बिल्कुल ठीक। नाकाम है तो भूल जाइए, मगर ये याद रखिएगा कि नाकामी की वजह क्या थी। नाकाम होना कोई मुश्किल बात नहीं है, नाकामी की वजह को जानना मुश्किल बात है। सही, बिल्कुल। और हमने क्या किया है कि जो तारीख़ हमें पसंद है उसके क़सीदे लिख दिए, जो नहीं पसंद उसकी मजम्मत करते नहीं घबराते। तारीख़ ज़िंदगी के खला को नहीं मानती, तारीख़ ज़िंदगी के खला को, मैं दोबारा दोहराई, नहीं मानती, और तारीख़ गिरह लगाने के लिए भी तैयार नहीं है। तारीख़ एक बहाव है और उस बहाव के साथ चलने के लिए ज़हन को इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि आप सिर्फ लम्हे की कदर कर रहे हैं या वक्त की कदर कर रहे हैं। वाह वाह। जो वक्त गुजर गया वो भी काबिल कदर है, अगर वो ना होता तो मैं और आप यहाँ नहीं पहुँच सकते थे, नहीं पहुँच सकते। अच्छा, हमारे यहाँ कुछ एक ऐसा फ़िक्री तबका मौजूद है जो आपको सारा दिन ये एहसास दिलाता है कि आज के सवालों का तमाम जवाब माजी में मौजूद है। मुमकिन ही नहीं, वो भी मुमकिन नहीं। मेरे सवाल तो आज की ज़िंदगी से मरबूत है, लेकिन एक बात मुमकिन है कि हम माजी को दोहराना नहीं चाहते, माजी से सीखना चाहते हैं। वाह वाह वाह। बहुत फ़र्क है माजी को दोहराने में और माजी से सीखने में। बिल्कुल। अगर आप ये सोच रहे हैं कि लम्हा बलम्हा हम जिंदा हैं, बस इससे निपट लें फिर आगे देखी जाएगी, तो आप ज़िंदगी से भी शर्मिंदा हैं और अगर कभी एहसास हो जाए तो ख़ुद से भी शर्मिंदा हैं। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ जो मैं अगर एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, प्रोफेशनल मौरख़ीन, ऐसे मौरख़ीन जो तारीख़ को बहुत ऑब्जेक्टिव देखते हैं और उस तरीके से, क्या ऐसे हमारे यहाँ मौरख़ीन कम नहीं है या इस शोबे में काम कम नहीं हो रहा है कि वो तारीख़ पे बाकायदा तहकीक और वो करके और जो मौजूदा जो मसाइल हैं और ये तमाम जो चीज़ है इसकी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, मारूज़ी कोई तज्ज़िया पेश करें, इसकी कोई कमी आपको नज़र आती है? बहुत बहुत। देखिए, एक तो खुदा जाने क्यों बहैसियत माशरा, बहैसियत कौम में, एक उसमें जो चंद लोग हैं उनको नहीं गिन रही, हमारे दिमाग में ये खन्नास है कि हमसे कोई बेहतर ही नहीं। ये बहुत बड़ा, बिल्कुल ऐसे।
अगर हमने पहले ही से ये सोच लिया कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, तो न मुझे चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, न परखने की ज़रूरत है, न उन पर एक तनकीदी लिहाज से सोचने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ इसलिए कमी है, और जो सबसे ज़्यादा मस्ख हुई है वो पाकिस्तान की तारीख़ है। जो हमें अच्छा नहीं लगा निकाल दिया, जो अच्छा लगा वो चाहे वहाँ था या नहीं था, उस अहद में था या नहीं था, उस लम्हे में था या नहीं था, उस वक्त की जो काविशें थी उसमें उसकी रज़ा शामिल थी या उसका इनकार शामिल था, हम उनको साथ लेके चलते हैं, क्योंकि आज हमने उन्हें सर आँखों पे बिठाया है। तारीख़ अगर आप मुझे कहने दें तो बड़ी जालिम चीज़ है। बहुत अच्छा आईना दिखाती है जी बहुत अच्छा आईना दिखाती है, और इसीलिए हम उससे बच के रहते हैं। आजकल जो तारीख़ लिखी जा रही है दुनिया भर में, आप देखिए, एक तो बहुत अच्छी बात ये हुई कि तारीख़ सिर्फ सन और साल और वक्त और महीने की तारीख़ नहीं, शख्सियतों की भी नहीं होती। हम एक शख्सियत परस्त माशरा हैं, और शख्सियत परस्त माशरे बुत परस्त माशरे होते हैं। वाह वाह वाह। डॉक्टर साहब, तारीख़ लिखने में जो मुसाहिबत का एक रवैया है, आप देखिए, जिस तरह चर्चिल मेरे जहन में आते हैं तो हम विंस्टन चर्चिल को हमारे बहुत सारे सियासी रहनुमा कोट करते हुए नज़र आते हैं। चर्चिल की जो नस्ल परस्ती है उस तरफ हमारी जहन नहीं जाता, या कम से कम हमारी किताबों में इस तरह की वो चीज़ नहीं मिलती। अभी मैं हाल ही में एक आर्टिकल पढ़ रहा था काला पानी के हवाले से, तो वो काला पानी भी हमारे निसाब में नहीं है कि जिस लेवल का जुल्म हुआ है, जिस सतह का जुल्म हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारे यहाँ भी तारीख़ बहुत ही ज़्यादा, यानी कोई यक रुखी हम इसको कह सकते हैं। और ये बुनियादी मेरा सवाल जो मुसाहिबत का रवैया है, ये क्या है? मैंने थोड़ी देर पहले शायद कहा, और अगर कहा तो दोहराने की इजाज़त दीजिएगा, कि जो लोग लम्हा बलहमा जीते हैं, जी ठीक है, बिल्कुल ठीक, वो सिवाय मुसाहिबत के और कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे? इसलिए कि अगले लम्हे का तो वो सोचेगा जो उस लम्हे से इख्तिलाफ करने की हिम्मत रखता है। हम इख्तिलाफ को दुश्मनी समझते हैं, हम तनव्वुर को जहर समझते हैं। इस मुल्क की तारीख़ अगर अमीर तरीन तारीख़ है तो तनव्वुर की वजह से। जी ऐसे ज़बानें अलग, तहजीब एक है, मगर तहजीब का बर्ताव, तहजीब के अवामिल मुख्तलिफ, लोग अलग, ख्याल अलग। हम समझते हैं हाँ, ये तो अगर साहिब इख्तिदार की जो तारीफ़ है ये नहीं मानेंगे तो ये ऐसे ही पस्त रहेंगे। डॉक्टर साहब, गिलगित बल्तिस्तान से लेके और सिंध तक ये जितना भी रीजन है, मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई पत्थर आप उखेड़ें तो नीचे से तारीख बरामद हो जाती है, कोई आसार बरामद हो जाते हैं। एक ऐसे मुल्क के बासी होने के हिसाब से, मतलब उस तराजुर में कह रहा हूँ कि मुझे तो ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में हर टाइम तारीख के बहुत बड़े सेमिनार्स होने चाहिए और इंटरनेशनल मौरखीन यहाँ पे आने चाहिए। तो ये खला भी आपको महसूस होता है? ये खला महसूस होता है, और उस पर सबसे ज़्यादा ये खला महसूस होता है कि हमारे यहाँ जो लोग तारीख़ लिखते हैं, और अगर तारीख़ लिखते भी नहीं तो तारीख़ पढ़ते हैं और समझते हैं, उनको आपस में बात कर लेना चाहिए। हम समझते हैं कि ये अच्छा, ये एक थोड़ी देर का जश्न था, थोड़ी एक तकरीब थी, हमने मना ली, अब आगे बढ़ो। तो आप अगर सोचिए तो हमारी ज़िंदगी दो बातों में गुजर गई, या जश्न मनाते या गिरिया करते। कोई वक्त ऐसा नहीं है कि सिर्फ जश्न मनाओ, और कोई वक्त ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिकायत और गिरिया करे। और समझदार लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। आपने चर्चिल का जिक्र किया, मैं एक बात कहती हूँ, शायद आप मुझसे मुत्तफ़िक़ हो। अंग्रेज़ दुनिया भर से अपनी सियासी बरतरी को उसने हटा दिया, अब कोई उसका महकूम नहीं है, लेकिन उसके बदले में अपनी लिसानी बरतरी कायम कर गया। क्या बात है, पहले आपसे सिर्फ आपको महकूम किया था, पाबंद नहीं किया ख्याल के लिए, इजहार के लिए। अब अंग्रेजी के सिवा कोई ज़बान दुनिया नहीं समझती। यानी आप इसको अगले दर्जे की महकूमी समझते? मैं तो, अगर आपका इजहार महकूम हो गया,
मुझे तो निसरा बहुत अच्छा लगता है कि ज़बान गैर से क्या शरह आरजू कर, मेरी आरजू की शरह तो मेरी ज़बान करेगी। और मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, लोग शायद सुन सुन के थक गए होंगे कि ज़बान ख्याल का वतन होती है। वाह वाह वाह। जब आपने ज़बान बदली तो ख्याल का वतन बदल दिया, जब ख्याल का वतन बदला तो ख़ुद को भूल गए। कि सारी ज़िंदगी में लोग आपको जवाब देते ना, वो देखो वहाँ क्या हो रहा है, वो देखो वहाँ क्या, अरे वहाँ तो मैं देखूँ, मैं पहले ये देखूँ कि यहाँ। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब कुछ बात करेंगे कौमी सिक्योरिटी के हवाले से। तो गुज़िश्ता रोज़ पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इन कैमरा अहम इजलास हुआ, जिसमें सियासी और अस्करी क़यादत समेत अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। इजलास में अस्करी क़यादत ने शुरका को कलअदम TTP के साथ जारी मुज़ाकरात और सिक्योरिटी से मुतल्लिक ब्रीफिंग भी दी, और साथ साथ ये भी बताया गया कि पाकिस्तान में अब कहीं भी मुनज़्ज़म दहशतगर्दी का ढांचा बाकी नहीं रहा। कलअदम TTP से मुज़ाकरात हुकूमत की क़यादत में सिविल और फौजी नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी कर रही है और आईने पाकिस्तान के दायरे में रहकर बातचीत की जा रही है। ताहम हतमी जो फैसला है वो आईने पाकिस्तान की रोशनी में पार्लियामेंट की मंजूरी से किया जाएगा। साथ साथ ये भी इतलात के मुताबिक इजलास में पार्लिमानी फोरम ने मुज़ाकराती कमेटी को कलअदम TTP से मुज़ाकरात जारी रखने का मैंडेट देते हुए ये फैसला किया है कि एक पार्लिमानी ओवरसाइट कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें सिर्फ पार्लिमानी अरकान शामिल होंगे और ये कमेटी मुज़ाकराती अमल की निगरानी करेगी। हमारे साथ इसी पे बात करने के लिए सीनियर साफ़ी और कार एंकर पर्सन कामरान यूसुफ साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अलग सुबह हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हमें इस डेवलपमेंट के बारे में बताइए, आप इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं इस खित्ते और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के अमन के लिए? देखिए, जहाँ तक TTP के साथ मुज़ाकरात की बात है, आपको पता है कि ये सिलसिला गुज़श्ता कई माह से चल रहा था। इवन जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उस वक्त मुज़ाकरात की कोशिश हो रही थी। उसकी वजह ये थी कि अफगान तालिबान चाहते हैं कि इस मसले का कोई सियासी हल निकाला जाए, क्योंकि वो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। जब ये गवर्नमेंट की तब्दीली हुई उसके बाद भी ये मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहा और उसके नतीजे में आपने देखा कि फिर एक जो इनडेफिनेट सीज फायर है TTP की तरफ से वो भी अनाउंस की। अब इसके अंदर जो बुनियादी इशू था, जो सवाल उठाए जा रहे थे कि ये मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, क्या इसको जो सिविलियन गवर्नमेंट है, जो सिविलियन क़यादत है, उसकी पुष्टपनाही हासिल है, क्या उसका मैंडेट उनको दिया गया है, जो भी सिक्योरिटी एजेंसी उनके साथ मुज़ाकरात कर रही हैं। तो इस तनाजुर में फिर आपको पता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कुछ अर्सा पहले एक बयान दिया था। तो ये उसका कॉन्टेक्स्ट है और उस कॉन्टेक्स्ट में फिर जो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत है उन्होंने बाकायदा तौर पर ब्रीफिंग दी है, पूरा कॉन्टेक्स्ट दिया है, बैकग्राउंड दिया है कि किस वजह से हम TTP के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। और अब बाकायदा तौर पर आप कह लें कि जो पार्लियामेंट की इंडोर्समेंट है और जो सिविलियन गवर्नमेंट की इंडोर्समेंट है वो बाकायदा तौर पर इस जो मुज़ाकरात का जो प्रोसेस है TTP के साथ की गई। ठीक है। अच्छा, एक तो हमारे लिए के ऊपर जो हमारी सरहद है, इसकी मगरबी सरहद के ऊपर हमारे लिए चैलेंजिंग है तालिबान के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं। पिछले दिनों हमने अफगानिस्तान के हवाले से भी कुछ ऐसी वीडियोस देखी, कुछ ऐसी इनफैक्ट मूवमेंट्स देखी जिसकी वजह से हमें बड़े खदशात लाहक हुए पाकिस्तान अफगानिस्तान या पाकिस्तान तालिबान ताल्लुकात को लेकर। अब उन्हीं की सहूलतकारी इसके अंदर मौजूद है। दूसरी जानिब कल के ही इजलास में ये बात भी सामने आई है कि TTP के दाइश के साथ किसी किस्म के कोलैबोरेशन का खदशा मौजूद है, जिसके जरिए भारत इंटरवीन कर सकता है और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है। तो फिर इस सारे बैकग्राउंड को देखते हैं, और हमारा खास कोई अच्छा तजर्बा भी नहीं रहा। कामरान, आपका तो सब्जेक्ट आप बेहतर समझते हैं, मुज़ाकरात का बहुत अच्छा तजर्बा नहीं रहा है, तो इसके बावजूद हम इस मुज़ाकरात की डगर पे चल रहे हैं। तो डू यू रियली थिंक कि रिजल्ट ओरिएंटेड होगा ये हमारे लिए, हुकूमत पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। आई थिंक मुज़ाकरात की कामयाबी का जहाँ तक ताल्लुक है तो एक पूरा हिस्ट्री मौजूद है। माजी में हम TTP या मुख्तलिफ जो दहशतगर्द तंजीमें थी उनके साथ मुआहदे किए और वक्त ने साबित किया कि वो मुआहदे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाते, उल्टा उसका नुकसान हुआ। लेकिन इस दफ़ा फ़र्क ये है कि अफगानिस्तान के अंदर अब क्योंकि अफगान तालिबान की हुकूमत है और जो भी डील होती है तो कहा यही जा रहा है कि अफगान तालिबान उसके ज़ामिन होंगे। अब मसला ये है कि पाकिस्तान चाहता तो है कि TTP का कला कमा हो और अगर उनको फिजिकली या बाकायदा कार्रवाई करके ख़त्म किया जाए, लेकिन अफगान तालिबान उसके हक में नहीं है, क्योंकि अफगान तालिबान और TTP अमेरिका और जो गैर मुल्की अफवाज हैं उनके खिलाफ मिलकर लड़ते रहे हैं। और एक बहुत बड़ी तादाद, जैसे आप कह रहे हैं, जो गाँव के गाँव हैं इस वक्त जो TTP और जो उनकी फैमिलीज हैं वहाँ पर आबाद हैं। जिस तरह हम जहाँ पर अफगान मुहाजिरीन कहते हैं वो उन्हें पाकिस्तान के मुहाजिरीन कहते हैं। अब इसके अंदर जो कल भी जो अस्करी क़यादत ने जो वजह बताई कि हम क्यों मुज़ाकरात करना चाहते हैं, उनका ख्याल है
कि अगर हम टीटीपी के साथ या जो रिकंसाइलेबल एलिमेंट्स हैं उनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, उनको एक पीस का चांस नहीं देंगे, तो इस चीज का खदशा मौजूद है कि ये लोग फिर दाइश को ज्वाइन कर लेंगे। अगर दाइश को ज्वाइन किया तो वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि एक लेसर लेकिन यहाँ पे मेरा एक सवाल हमेशा से रहा है, कतई कलामी की माजरत, जब भी हम तालिबान से या इन इंतहा पसंद फोर्सेज से बात करने के लिए जाते हैं तो इनका कोई एक ग्रुप नहीं है, इनकी कोई एक लीडरशिप नहीं है, और हम ये बात हमेशा कहते रहे और ये तजर्बा पाकिस्तान को भी पहले हुआ है कि अगर एक ग्रुप पाकिस्तान या किसी पीस प्रोसेस की हिमायत करता है तो दूसरा ग्रुप उसी के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है और हमें पता नहीं है, अनदेखा दुश्मन है, बज़ाहिर हमें लगता है कि हम कामयाब हो गए लेकिन फिर कार्रवाइयाँ हो जाती हैं, फिर हमारे बच्चे मर जाते हैं। तो इस बात को, क्या इस बात की गारंटी अफगान तालिबान दे सकते हैं कि हम जिस लीडरशिप से बात कर रहे हैं वही वो लीडरशिप है जो पीस कर सकती है इस रीजन के अंदर और सरहद के ऊपर? इसकी गारंटी है हमारे पास आपके ख्याल में कामरान? देखिए, इसको समझने के लिए बहुत जरूरी है कि टीटीपी बुनियादी तौर पर है क्या। जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है और इसके नीचे बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दहशतगर्द तंजीमें काम कर रही हैं। कम अज कम जो मेरी इत्तला है 27 ऐसी मुख्तलिफ तंजीमें हैं जो टीटीपी के बैनर तले वो काम कर रही हैं। अब जो पाकिस्तान के मुज़ाकरात हो रहे हैं वो नूर वली महसूद जो ग्रुप है, जो इसमें सबसे बड़ा ग्रुप है, जो साउथ और नॉर्थ पाकिस्तान में इनकी ज्यादा ऑफ कोर्स पहले भी प्रेजेंस थी और वहां पे इनका ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो ये बात अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को लगता है कि अगर हम लेट्स से कि ये जो सबसे बड़ा टीटीपी का ग्रुप है इसके साथ अगर हमारी को अमन मुआहदा हो जाता है तो फिर जो बाकी ग्रोह है या तो उनको भी ये पीस प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, अगर वो नहीं करेंगे तो एटलीस्ट आइसोलेट हो जाएंगे, तो हमें उनको टारगेट करना जो है वो आसान रहेगा। लेकिन ऑफ कोर्स ये मेरे ख्याल में एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है, इसलिए भी एक तरफ कि क्या मुज़ाकरात कामयाब होते हैं नहीं होते, पीस डील होती है नहीं होती, और दूसरा फिर आपको पता है कि टीटीपी ने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के बहुत बड़े बड़े वाकयात किए हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल का जो मैसेकर है उसको आप भूल नहीं सकते। तो वो जो लवाहिकीन है, वो जो विक्टिम फैमिलीज, उनको हम कैसे कन्विंस करेंगे? इसी वजह से शायद कुछ जो जमात, खास करके पीपल्स पार्टी ने कल इस पर एतराज भी उठाया और इसी वजह से एक जो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट कमेटी बनाई गई है ताकि कोई भी ऐसा मुतालबा टीटीपी का ना माना जाए जो विक्टिम फैमिलीज हैं उनके जो जख्म है मजीद वो गहरे कर दे, या कोई ऐसा काम ना हो जिससे अननेसेसरली हम कोई गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर ये जो टीटीपी के दहशतगर्द हैं इनको तहफ़्फ़ुज़ दें। बिल्कुल। अच्छा कामरान, आपने मुतालबात के हवाले से बात की और अभी आपने ये भी कहा कि माजी में कोई इतना अच्छा तजर्बा नहीं रहा जब भी मुज़ाकरात के हवाले से हम बात करते हैं, और मुतालबात में रुकावट की अगर हम बात करें तो जहाँ आपने फैमिलीज़ का जिक्र किया, उसके अलावा कौन से आपको फैक्टर्स लगते हैं कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं और ये जो टीटीपी के साथ मुज़ाकरात हैं इनकी राह में रुकावट बन सकते हैं? आई थिंक जो सबसे बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई अमन मुआहदा होता है तो वो किन शराइत पर होता है। जो मेरी इत्तला है, ज़ाहिर है कि टीटीपी की तरफ से सख्त शराइत हैं। वो चाहते हैं कि जो फाटा का मर्जर हमने किया था उसको रिवर्स कर दिया जाए। वो चाहते हैं कि टीटीपी एज एन एंटिटी वो बरकरार रहे। वो चाहते हैं कि उनसे असला जो है वो ना लिया जाए। अब ये वो शराइत हैं जिसमें मेरे ख्याल में खास करके जो फाटा मर्जर का जहाँ तक ताल्लुक है, क्योंकि पार्लियामेंट और आइन के अंदर तरमीम की गई थी, 2/3 अक्सरियत के साथ वो आइनी तरमीम लाई गई थी और जो फॉर्मर ट्राइबल एरियाज के लोग हैं उनका ये मुतालबा भी था। तो ये पाकिस्तान की रेड लाइन है। ये मेरे ख्याल में इशू ये है कि अब जो दोनों फरीकैन हैं वो कहाँ पे एक कॉमन पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि अगर मुतालबात टीटीपी के देखें तो वो बहुत मेरे ख्याल में एक्सट्रीम लेवल के हैं। इसके अंदर सिर्फ एक ही सिल्वर लाइनिंग है, क्योंकि अभी तक वो ये रहा है कि शायद टीटीपी मुज़ाकरात की टेबल पे ना आती, क्योंकि टीटीपी के ऊपर भी अफगान तालिबान का दबाव है। वो कहते हैं कि आप पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करें, तो शायद हो सकता है कि कोई बीच का रास्ता निकल आए। सो शॉर्टली आपको कामयाबी के चांसेस कितने नजर आते हैं इन सब फैक्ट्स के बावजूद? मुझे लगता है कि कामयाबी के चांसेस को बहुत ज्यादा नहीं है। अगर कुछ हुआ भी तो शायद मुझे लगता है कि हम एक टाइम बाय कर रहे हैं, क्योंकि इमीडिएटली आपने देखा कि अफगान तालिबान के आने के बाद पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर अक्रॉस द बॉर्डर अटैक्स में बहुत तेजी आ गई थी। तो हमें भी फॉर द टाइम बीइंग सूट करता है कि कुछ अटैक्स ना हो, तो टाइम बाय कर रहे हैं और एक मौका देना चाहते हैं अफगान तालिबान को भी। और मेरी इत्तला तो यही है कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर पाकिस्तान के पास ऑप्शन है कि वो फिर किसी और तरीके से टीटीपी के खिलाफ
ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके डिटेल्ड एनालिसिस के लिए। टीटीपी से मुज़ाकरात के हवाले से बहुत अहम कल एक सिटिंग हुई, एक मीटिंग हुई, जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। मुज़ाकरात जारी हैं, रिजल्ट्स जो भी आते हैं, लेकिन अमन को मौका देने में कोई हर्ज नहीं है। पाकिस्तान का तजर्बा अगरचे अच्छा नहीं रहा, लेकिन जस्ट वी लुक फॉरवर्ड के बेहतर रिजल्ट्स आएंगे इंशाल्लाह। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब आपकी मुलाकात एक स्पोर्ट्स गर्ल से करवाते हैं, स्पोर्ट्स वुमेन से करवाते हैं, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग के अंदर पाकिस्तान के लिए काफ़ी मेडल्स भी जीते हैं। बड़ा ज़बरदस्त उनका करियर है। ग्लासगो ओपन क्लासिक वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2020 में सोने का तमगा अपने नाम किया है। हैम्पशायर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है, और उसके अलावा भी उनकी कई अचीवमेंट्स हैं जो हमें ऑफर तो राबिया बता रही थी। गुड टू ज़बरदस्त टू नो। आप वेट लिफ्टिंग करिए, पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं, लेकिन हैं खवातीन। और ये इन्होंने बताया कि ये 150 केजीज उठाती है, मतलब तो ये सबसे पहले इनको देखकर नहीं लगता देख के आई थिंक वो हमारी ट्रेनिंग होती है कि आप अपने बॉडी वेट को कंट्रोल में करके ज्यादा वेट लिफ्ट करें। टेक्निकली बताइए हमें, आपने कितना किस कैटेगरी के अंदर कम्पीट किया है, कहाँ किया है और कैसे जानिए? मेरा सबसे पहला जो कंपटीशन था, इट वाज इन ऑस्ट्रेलिया, वेट लिफ्टिंग कंपटीशन था। तो आई वॉन्ट अ गोल्ड ओवर देयर, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था पाकिस्तानी लोगों से, जिसकी तवक्को नहीं थी इतनी, बिकॉज एक खवातीन होके आप जब वेट लिफ्टिंग करो तो फिर भी आपको इतना अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिले, बिल्कुल ऐसा लगा था कि कंजर्वेटिव अप्रोच इस हवाले से कि मर्दों का स्पोर्ट समझा जाता है वेट लिफ्टिंग, आज भी वैसे समझा जाता है, लेकिन जब लोगों को पता चलता है, उनको इस बारे में अवेयरनेस होती है कि नहीं लड़कियां भी कर रही हैं, सो दे आर वेरी सपोर्टिव। तो कैसा रहा था तजुर्बा चैंपियनशिप जो आपने जीती, उसके बाद फिर कैसे सफर आगे बढ़ा? उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन हुई और ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स खेलने की। फिर मैं सिंगापुर में कम्पीट किया, वहाँ पे सिल्वर लिया, और उसी ईयर मैंने यूके में 2 कॉम्पिटिशन्स खेले थे, हैम्पशायर एंड वेल्श ओपन। उसमें गोल्ड एंड सिल्वर करके फिर ग्लासगो 2020 में आई वन अ गोल्ड। लेकिन उसके बाद कोविड आ गया, कोविड के बाद एक ब्रेक आ गई है, लेकिन इंशाल्लाह अब वापस इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स किस तरह की ट्रेनिंग होती है? आपने खुद कहा कि आपको ट्रेनिंग भी इस तरह की मिलती है कि आप अपने बॉडी वेट से ज़्यादा वो चीज़ों उठाते हो, वेट को। सो ट्रेनिंग के क्या पैटर्न्स होते हैं? डाइट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? डाइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप जो खाते हो, मुझे तो लगता है आप वही उठाते हो। आप जंक खाओगे, आप ज़्यादा अच्छा लिफ्ट नहीं कर सकते। सो जंक हम इसलिए भी नहीं अवॉइड करते कि हमारा वेट गेन हो जाएगा, हम अपनी कैटेगरी से आउट हो जाएंगे। जंक इसलिए अवॉइड करते हैं और ज़्यादा हेल्दी फूड खाते हैं ताकि एनर्जी इतनी ज़्यादा आए। इसके अलावा मैं अभी खुद ही अपनी कोचिंग करती हूँ, सो आई डोंट हैव एनी कोच। मैं कराची में ट्रेनिंग करती हूँ। अच्छा जी, तो मैंने अपने घर के अंदर जिम बनाया हुआ है, और तो आई ट्रेन माई सेल्फ, और ट्रेनिंग होती है। आप खुद को खुद कोच करके अकॉर्डिंग टू दी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आप आपको कोच कर सकते हो, एंड आप उस म्यार पे फिर पूरा उतर सकते हो, ऐसा है? आई थिंक इफ आई एम गेटिंग द रिजल्ट्स, सो दैट मींस कि मैं कर सकती हूँ। अच्छा। लेकिन एक हमारे पास सबसे बड़ा ड्रॉबैक है पाकिस्तान के हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास कोचेज नहीं है जिनके पास वो नॉलेज हो जो हमें प्रोवाइड कर सकें। कराची में आपको हैरत होगी, दो इट्स द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, लेकिन वहाँ पे इन चीज़ों की बहुत कम फैसिलिटीज मौजूद है। तो मतलब वहाँ पे इस तरह की कोई ट्रेनिंग के लिए जगह अवेलेबल नहीं है जहाँ पे आप लड़कियाँ जाके वेट लिफ्टिंग हो, इस तरह के स्पोर्ट्स के अंदर अपनी को प्रैक्टिस कर सकें? वेट लिफ्टिंग की तो हार्डली कोई एक होगी, तो ऑलरेडी कोई और लड़कियाँ नहीं है आपके इर्द जो इस स्पोर्ट्स के अंदर है? कराची या सिंध में वेट लिफ्टिंग में तो बिल्कुल नहीं है। पावर लिफ्टिंग में अब मैंने कुछ जिम्स में देखा है कि अब लड़कियां कंपैटिटिवली पावर लिफ्टिंग भी कर रही हैं, लेकिन वो अब जाके हुआ है, लेकिन वेट लिफ्टिंग में अभी भी नहीं है। चलें, क्योंकि आप खुद को खुद कोच भी करती हैं, जरा कोचिंग के हवाले से फिर आपसे बात कर लेते हैं। क्या बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं टू बिकम अ वेट लिफ्टर एज अ फीमेल इंटरनेशनली? ओके, सो यू हैव टू ट्रेन रेगुलरली एंड यू हैव टू ईट गुड, और आपको अपने लिहाज से जो है ट्रेनिंग प्लान सेट करना होता है कि आप एवरी डे कौन कौन सी एक्सरसाइजेस इंक्लूड करेंगे। यू हैव टू सी कि आपके ड्रॉबैक्स कहाँ पे, आप वीक कहाँ पे हो। किसी का लोअर बॉडी वीक होता है, किसी का अपर बॉडी वीक होता है, उस लिहाज से यू सेट द एक्सरसाइजेज, और उसके अंदर फिर कितने वेट्स रखने हैं, कितने रेपिटेशंस रखने हैं, कितने टाइम्स इन अ वीक आपने वो एक्सरसाइज रखनी है। सो इट ऑल डिपेंड्स इन। बट आई हैव सीन कि कोच सिर्फ ट्रेन नहीं करता, मोटिवेट भी करता है, और कोच का बहुत बड़ा रोल होता है अपने जिसको ट्रेन करा होता है उसको मोटिवेट करना और उस लेवल तक लेके जाना जो पीक उसने टच करना था। बिकॉज इफ आई एम डूइंग समथिंग, एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर मैं आके अब नहीं हो रहा, यू नो, एंड कोच का ये काम होता है जब आप कहते हैं अब नहीं हो रहा तो वो कहता है नहीं अब होगा, डू इट।
तो आपको कौन मोटिवेट करता है? खुद को खुद ही मोटिवेट करती है? मैं अभी तक तो खुद को खुद मोटिवेट कर रही हूँ। आपको पता है कोच के साथ अगर आप किसी फैसिलिटी में ट्रेनिंग कर रहे हैं जहाँ पे आपके साथ और भी लोग हैं जो ट्रेन कर रहे हैं, तो एक कंपटीशन वहीं क्रिएट हो जाता है। आप डेली आपको एक अच्छा कंपटीशन मिल रहा होता है, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा अच्छा। आपके साथ और लोग भी होते हैं? मेरे साथ कोई भी नहीं होता, मैं सिर्फ अकेली होती हूँ। अब मैं अभी तक अपने आप को कंपटीशन दे रही हूँ, लेकिन हाँ इससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि राइट नाउ आई एम स्टक एट 150 डेड लिफ्ट, तो उससे ऊपर मैं जा नहीं रही हूँ। तो अगर होता तो डेफिनेटली उसमें वहाँ पे इस तरह की कोई फैसिलिटी ही नहीं है जहाँ पे आप जाके ट्रेन कर सको। तो राबिया, ऑब्वियसली घर वालों की कितनी सपोर्ट रही है? ऑब्वियसली ये स्पोर्ट बड़ा डिफिकल्ट है फॉर अ वुमेन, फॉर अ गर्ल लाइक यू, तो फैमिली ने कितना सपोर्ट किया? फैमिली की तो मुझे पूरी 100% सपोर्ट थी, स्पेशली मेरे फादर की तरफ से ही। मतलब वो खुद एक स्पोर्ट्समैन है और अभी उन्होंने इवन लास्ट ईयर ब्रिटिश रोइंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल भी हासिल किया था। वो खुद पैन पैसिफिक मास्टर्स गेम्स के अंदर मेडल्स जीत के आते हैं। तो उनको बहुत स्पोर्ट्स का बहुत शौक है। वो कहते हैं पढ़ाई इंपॉर्टेंट है लेकिन स्पोर्ट्स उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप किसी और खेल में भी जा सकते थे, आपकी बहन बैडमिंटन खेल रही है, आप किसी और स्पोर्ट्स में भी जा सकते थे, बट यू ऑप्टेड दिस। एक तो क्या ये फैसला आप दुरुस्त लगता है आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर? क्या आपने सही लगता है? आपको पता है मतलब मेरा सवाल ये था कि ये फैसला आपने क्यों किया जब आपके पास और भी ऑप्शंस तो होंगी ना? सारे अवेल किए ना, मैंने सारे अवेल किए। किसी में जब मुझे परफॉर्मेंस दिखी नहीं कि मैं उसमें कुछ अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ, तो फिर मैंने उन स्पोर्ट्स को चेंज कर दिया। आई हैव चेंज लाइक 5 to 6 स्पोर्ट्स बिफोर कमिंग इनटू क्या? सबसे पहला स्विमिंग था, और फिर उसके बाद एथलेटिक्स, उसके बाद रोइंग, और बीच में मुझे जेवलिन और डिस्कस थ्रो का भी शौक हो गया। अच्छा। तो मेरे फादर की इतनी सपोर्ट थी तो आप इसके साथ उसको नहीं कर सकते हो, जेवलिन को? और नहीं, मुझे उनमें इंटरेस्ट ही नहीं है। अच्छा, इंटरेस्ट नहीं है और ना उस तरह से कर सके। मैंने अपने फादर को बोला, अच्छा मेरे फादर की बहुत सपोर्ट थी। अगर मैं उन्हें बोलूँ किसी दिन मैं उठ के बोलूँ मैंने ये वाला स्पोर्ट्स करना है, तो मुझे वो फौरी अगले दिन इक्विपमेंट ला के दे देते थे। तो सारा इक्विपमेंट हर स्पोर्ट्स का हमारे घर में ही होता था। रोइंग मशीन हमारे घर में, जेवलिन डिस्कस तो घर में आ गया, लेकिन वो शौक नहीं था, कुछ दिन बाद छोड़ दी। और उसमें आप उस तरह से परफॉर्म भी नहीं कर सकते। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं होना, आप उसके अंदर आउट क्लास परफॉर्म कर ही नहीं सकते, बिकॉज आप रेगुलरली उसको करोगे नहीं, आप उसमें इतने एफर्ट्स डालोगे। आप जैसे जितने एथलीट्स प्लेयर्स हमारे पास आते हैं, दे ऑलवेज फेस द प्रॉब्लम। उनको कोई ना कोई मसला होता है, या तो अपनी जो उनकी तंजीमें होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, फेडरेशंस होती हैं, उनकी तरफ से प्रॉब्लम होता है, या फिर उनको अपने तौर पर फाइनेंसेस का प्रॉब्लम होता है। कुछ तो आप इजहार कर भी रही हैं, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू एज अ प्लेयर फेसिंग, और क्या हल उनका आपके जहन में आता है कि हो सकता है जो प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस आपके सामने हैं? आप इतने सरप्राइज होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फाइनेंसेस की प्रॉब्लम नहीं थी, कि मेरे फादर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और लेकिन जो फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं वो सिर्फ एक एंट्री नहीं भेजते, वो उसमें आपको इतना ब्लैकमेल करते हैं कि मैं आपकी एंट्री नहीं भेजूं। अच्छा। कि आप कराची से हो, हम बस मैंने तो अपनी ही क्लब की लड़कियों को प्रमोट करना। काइंड ऑफ इंटरनल पॉलिटिक्स, या फिर आप उनको पता नहीं, आई डोंट नो। या फिर एक बार आई वेंट इन 2018 एशियन चैंपियनशिप में, उन्होंने एक बार मेरी एंट्री भेजी थी, तो उसमें मैंने बोल दिया नहीं, इट वाज ऑन सेल्फ फाइनेंस। उनको उस बात से इतना बुरा लग गया, उन्होंने कहा आपने ये क्यों नहीं बोला फेडरेशन सपोर्ट थी। ओके सॉरी, मैं आपसे माजरत अभी भी करती हूँ, आप अब तो मेरी एंट्रीज भेज दें। और अभी आपके एंट्रीज नहीं भेजते। और आपको पता है 2020 तो चले हमारा कोविड में निकल गया। 2021 में मैं उनसे इतनी रिक्वेस्ट की कि आप मेरे एक फादर की फिगर हैं, आप प्लीज मेरी एंट्री भेज दें। तो आप अपने ओन पे नहीं भेज सकते, आपको फेडरेशन के थ्रू ही भेजना होता है इंटरनेशनल। तो उनको साहब का क्या नाम है जिनका? राशिद मलिक साहब है इनका नाम। और हैरत की बात यह है कि इन्होंने नेशनल फेडरेशन चला रहे हैं, लेकिन POA पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में रजिस्टर ही नहीं करवाई हुई। अच्छा। तो मेरे लिहाज से तो इनके खिलाफ लीगल एक्शन होना चाहिए कि आप कैसे एक नेशनल फेडरेशन, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बना के। और आप क्वालिफाई करती हैं उसके लिए? ये है कि उनके पास ये जवाब है कि आप क्वालिफाई नहीं करती इसलिए नहीं भेज रहे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में आई डोंट थिंक अभी मेरे कोई 52 kg कैटेगरी में मुझे कोई बीट कर सकेगी। लेकिन आप एक सपोज करें, अगर मैं पाकिस्तान में नंबर 10th भी हूँ, ठीक है, क्या आप एंट्री स्टॉप कर सकते हैं? नहीं, आप एंट्री नहीं स्टॉप कर सकते। आई एम गोइंग ऑन सेल्फ फाइनेंस। मैं आपसे फेडरेशन से तो नहीं फाइनेंस ले रही, या मैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स से तो नहीं। वेरी अनफॉर्चुनेट। और हम तो हर प्लेयर जब भी आते हैं उनका कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम जरूर होता है, और बहुत सारे प्लेयर्स को प्रॉब्लम है। हाँ, हर एक का है, लेकिन इसके बावजूद भी शर्म नहीं आती उन लोगों को जो इतनी ऐसी जगहों पे बैठे हुए हैं कि वो ऐसे प्लेयर्स को, इनको तो इज्जत देनी चाहिए। जो लोग अपने ओन पे काम कर रहे हैं, जो अपनी एफर्ट कर रहे हैं, आपको तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो हमारे स्टार्स हैं,
और आप इनको जाती अनाओं का शिकार करते हो, और ऐसे कितना टैलेंट है जो जाया हो जाता है, बच्चियां डिमोटिवेटेड हो जाती हैं कि ये सारा जो कोशिश वो अपने ओन पे करती हैं। एक रिक्वेस्ट या एक एंट्री के तौर पे आप सिर्फ अपनी पर्सनल ईगो या ग्रजेस की वजह से इन बच्चियों को ख्वार करते हैं जो अपने ओन पे प्रैक्टिस करती हैं, जाती हैं, मेडल्स लेकर आती हैं। अगर आप कुछ नहीं फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हो तो एटलीस्ट मॉरली या आप उनको इस तरह से सपोर्ट करें कि ये डिसहार्ट होके या डीमोटिवेट होके घरों में ना बैठ जाए, क्योंकि आपके पास तो इतने रिसोर्सेज होते नहीं है कि आप अपने दौर पर। राबिया, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। हम इसको जरूर रेज करते रहेंगे एज पर आवर कैपेसिटी, जहां पे भी और अभी भी हमें मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, मुझे नहीं पता स्पोर्ट्स का मिनिस्टर कौन है इस वक्त, मुझे भी नहीं मरियम पता। साहब ही देख नहीं आ रहा ना। बहरहाल जरूर इस पे अमल करें जी, हमारे इन प्लेयर्स को आगे आना चाहिए। वंस अगेन थैंकिंग राबिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। ये प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है और इसमें हम जाने से पहले बात करेंगे, कल भी हमने इनफैक्ट जिक्र किया था शहरोज काशिफ का, जो कि बड़े पुरफखर अंदाज में जिन्होंने नांगा पर्वत को सर किया था, वर्ल्ड्स 9th हाईएस्ट पीक जिसे किलर माउंटेन भी कहा जाता है, उसको सर किया था। ये वीडियो भी उन्होंने बनाई थी जिसमें उन्होंने ये पैगाम दिया था कि उन्होंने सर कर लिया, लेकिन वापसी पर शहरोज काशिफ लापता हो गए रात को। अब ताज़ा तरीन जो खबरें आ रही हैं, जो बेस कैंप के ज़राए हैं, वो ये कहते हैं कि शहरोज काशिफ चौथे से तीसरे कैंप में दूरबीन के जरिए आते हुए दिखाई दिए हैं और उनके साथी फजल भी कैंप 3 की जानिब जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ जैसे कि मैंने बताया कि ये नौजवान लापता हो गए थे और वालिदैन इस हवाले से बड़े परेशान थे। इनके वालिद ने अपील की थी और वापसी पर वालिदैन से इनका राबता मुनक़ता हो गया था और गुज़िश्ता रोज़ सुबह नांगा पर्वत चोटी सर की थी और शहरोज काशिफ ने आज चोटी सर करने के बाद ये कहा जाए कि कम तरीन को पैमा होने का एजाज़ हासिल किया था। इन्होंने शहरोज के बारे से आपको पता है तो दुनिया की 8000 मीटर से बुलंद 14 चोटियों में से 8 चोटियां ये सर कर चुके हैं और कम उम्र तरीन पाकिस्तानी को पैमा भी हैं। और अभी इनके हवाले से जो बेस कैंप ज़राए के हवाले से लेटेस्ट अपडेट आई है कि इनके साथी फजल को और इनको ट्रेस किया गया है दूरबीन की मदद से। अल्लाह करे कि शहरोज खैरियत से हो, खैरियत से पहुंचे अपने वालिदैन के पास, क्योंकि ऑब्वियसली ही इज अ यंग बॉय, बहुत एनर्जेटिक और बड़ा अचीव किया है पाकिस्तान के। कभी कभी तो हम हैरान हो जाते हैं, ना मानने की हद तक हैरान हो जाते हैं कि शहरोज इतनी जल्दी कैसे चोटियां सर कर लेते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इज अचीविंग। तो वी आर हैप्पी और अल्लाह करे वो जल्दी से वापस आए और जब आए तो हम उनसे दोबारा हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, आपकी मुलाकात भी करवाएं। 2-3 बार आ चुके हैं। आगे बढ़ते हुए लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करेंगे पाक फिजाइया के शाहीन की। सारे शाहीन हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं, लेकिन जब हम MM आलम साहब का नाम लेते हैं ना तो हमें एक जज्बा और ही होता है हमारा। यकीनी तौर पे वतन अजीज़ की जो इज़्ज़त है, हुर्मत है, तक़द्दुस है, इस पर होने वाले हर दुश्मन के वार को कुचल कर रख देने वाली कौम के इस बेटे का नाम MM आलम है। पाक फ़िज़ाइया और दुनिया भर की फ़िज़ाइया के अंदर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के तौर पर लिख दिया गया है और हमेशा रहेगा। और आज उनके यौम पैदाइश है, उनको हम याद कर रहे थे। अभी हम आपसे इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी अब कल। फीडबैक हमें दीजिएगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।